में आगम पदार्थ निरूपण भाष्यम, व्याकरण के जो 5 प्रयोजन है उनमें तृतीय स्थान पर जो प्रयोजन महाभाष्यकार ने प्रस्तुत किया है तत्वज्ञान में, उसका अध्ययन करते आगे बढ़ रहे हैं। आगम पदार्थ निरूपण भाष्यम, आगम कर्मपि, आगम जो है वो श्रुति है, एक मित्रवत व्यवस्था है, तो व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन में इसकी महती उपयोगिता है। ब्राह्मण निष्कारणीय धर्म है, ब्राह्मण जो है निष्कारण, दृष्टि लाभ के बिना निष्पेक्ष जो है आदि निरपेक्ष जो कारण है उसको ध्यान में रखते हैं धर्म और षडंगो वेद ध्येयो ज्ञेय, जो हमारे वेदांग है, क्षण वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, जो क्षण वेदांग है, इन क्षण वेदांगों का अध्ययन करते हुए प्रधान षड संगेषु, उनमें प्रधान जो है वो व्याकरण है और उस व्याकरण को हम प्रधान मुखम व्याकरण स्मृतम, इस प्रकार से व्याकरण को सर्वश्रेष्ठ षडांगों में मानते हुए इसकी जो प्रधानता बताई गई है, अर्थात मुख्य सभी अंगों में प्रधान होता है, शोभा होता है, अवामंडल होती है। इस प्रकार से यत्न प्रधान यत्न बलवान होती, ऐसे ही जो है इसके प्रधान में प्रयत्न करने से फल की प्राप्ति होती है, और श्रेष्ठ फल जब प्राप्त होता है तो वो सुव्यवस्थित व्यवस्था के द्वारा ही होता है। अब जब आगम की भावना को ध्यान में रखते हुए हम व्याकरण में इस प्रयोजन को सिद्ध करेंगे, कार्य व्यवस्था को प्रदान करेंगे, तो निश्चित रूप से फलानुभूति भी, फल की प्राप्ति भी श्रेष्ठ ही होगी। ऐसे ही जो चौथा है लघु पदार्थ निरूपण भाष्यम, लघु लाघव सरलता, लघु व्याकरण, लघु अर्थ में भी सरलता में भी व्याकरण का जो अध्ययन है वो हमें सम्यक रूप से करना चाहिए। ब्राह्मण है ना अवश्यम, और ब्राह्मण को तो विशेष तौर से ही करना चाहिए, क्यों कि ब्राह्मण है जो ब्रह्म है, और ब्रह्म की जो व्यवस्था है उसमें इस प्रकार से हमें बताते हुए महर्षि ने समझाना चाहा है कि शब्दा न चांतरेण व्याकरणम लघुनोपायेन शब्दा शक्या ज्ञातुम, अर्थात लाघव और जो सरलता है, सरल शब्दों का प्रयोग जो है वो व्याकरण में पढ़ना चाहिए, क्यों कि ब्राह्मण को वास्तव में ये शब्द अवश्य जानने चाहिए। क्यों? ब्राह्मण से यहाँ तात्पर्य है व्याकरण का नियमित रूप से अध्ययन करने वाला, नियतम रूप से अध्ययन अध्यापन व्यवस्था से जुड़ने वाले, जो हमेशा अध्ययन अध्यापन में व्याकरण के माध्यम से शब्दों का अनुशासन बनाते हुए एक वैयाकरणी की तरह शब्दों का प्रयोग करें और सरलता और सुगमता को भी अपनाते हुए वह आगे बढ़े। तो व्याकरण के अलावा अन्य किसी प्रकार से कोई सरल तरीका जो है वो नहीं अपनाना चाहिए, अर्थात सरल शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता है। व्याकरण ही एक ऐसा है जिसके द्वारा सारल्यता बनी हुई रहती है, और शब्द का जो ज्ञान है वह प्रतिपद आदि की अपेक्षा जो है व्याकरण के प्रकृति प्रत्यय आदि का जो ज्ञान है वो सरलता से शब्दों को बहुत सम्यक रूप से जानना आवश्यक हो जाता है। अतः अध्यापन जो है वो कहते हैं कि ब्राह्मण की वृत्ति है, और अशब्दज्ञ होने पर अगर शिष्य उसके पास पढ़ने के लिए नहीं आए, अगर उन्होंने शब्दों का प्रयोग सम्यक रूप से सही तरीके से नहीं किया है, तो अध्ययन के लिए कोई भी विद्यार्थी उनके पास सम्यक रूप से नहीं आ पाएंगे। अतः व्याकरण पढ़ना परम आवश्यक है। व्याकरण का अध्ययन शब्दानुशासन को अपनाते हुए बहुत आवश्यक है, ऐसा माननीय आचार्य वर्ग हमें संबोधित करते हुए बताना चाह रहे हैं कि शब्दों का जो प्रयोग है वो बहुत ही अनुशासन तरीके से व्याकरण को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। इसके पश्चात जो हमारे प्रयोजन का पांचवा है स्थान, पांचवा जो प्रयोजन है वो फिर महर्षि ने बताते हुए कहना चाहा है कि असंदेह पदार्थ निरूपण भाष्यम, असंदेह पदार्थ निरूपण भाष्यम, असंदेह, संदेह और असंदेह स्वस्थ है, स्वच्छ व्यवस्था के साथ हमारे आचार्य ने स्पष्ट करते सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें बताना चाहा है कि असंदेहार्थ चाध्येयम व्याकरण है, असंदेह
अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम शब्दों में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिनमें संशय बना रह जाता है, और संशय बना रहने की स्थिति में विद्यार्थियों हमारे द्वारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमें शब्दों का जो प्रयोग है वो महाभाष्य की जो प्रकृति है उसको अपनाते हुए सम्यक रूप से प्रयोजन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार से यज्ञिका पठन्ति कहा है, यज्ञिका पठन्ति स्थूल प्रसिद्धि माग्नि वारुणी अर्णवाहिमा लवेत इति। यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार के एक उदाहरण के रूप में हमें समझाते हुए कहना चाहा है कि यज्ञिका पठन्ति, जिस प्रकार से यागिक जो हैं वो पढ़ते हैं, पठन करते हैं। स्थूल प्रसिद्धि अर्णवाही, अर्थात अर्णवाही कहते हैं जो गाय का बछिया होता है, बछिया को अग्नि और वरुण के देवताओं के उद्देश्य से यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कहना चाहा है कि हमें उसके रूप में उनका आलंबन करना चाहिए। ऐसे ही इस प्रकार से, क्योंकि जब हम इस प्रकार से उनका आलंबन करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर संदेह उत्पन्न होता है। क्या संदेह उत्पन्न होता है कि स्थूल प्रसिद्धि इस शब्द के अंदर है, स्थूल प्रसिद्धि शब्द के अंदर संदेह उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो समास है उस समास की स्थिति को हम समझना चाहिए विद्यार्थियों। यहाँ पर आप देखिए समास की जो स्थिति है वो तत्पुरुष समास है, फिर भी यहाँ पर स्थूलानि प्रशन्ति यस्या, स्थूलानि प्रशन्ति यस्या, इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर बहुव्रीहि को भी है, यहाँ समास की स्थिति बन रही है। तो इस प्रकार की जो व्युत्पत्ति है वो लभ्य अर्थ में है, और जब लभ्य अर्थ में है तो क्या है, अवैयाकरणीय। ये निश्चित रूप से अवैयाकरण जो पद है उस पद के स्वर के माध्यम से उसको नहीं जाना जा सकता। तो बात को समझने के लिए वैयाकरणीय जो आधार है अर्थात व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक पूरी तरह जब भी हम अध्ययन व्यवस्था को अपना करके चलेंगे तो व्याकरण की स्थिति हमारी पूरी तरह ध्यान में रहनी चाहिए, अन्यथा हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हुए अगर व्याकरण का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ भी हमारे साथ उस शब्द के द्वारा हो सकता है। इसलिए वैयाकरणियों ने इस बात के ऊपर विशेष जोर दिया है कि वैयाकरणीय जो है वो सम्यक रूप से सही मायने में ऐसे सही शब्दों का प्रयोग करते हुए ही व्याकरण को, विषय वस्तु को पढ़े। इसके पश्चात आप देखिए फिर कहा है ताम ना वैयाकरण स्वर्गो अध्यवशति। इसलिए जो अनवैयाकरणी है उन अनवैयाकरणियों के लिए स्वर का जो माध्यम है उस माध्यम से नहीं जाना जा सकता। क्यों? यदि पूर्व पद प्रकृति स्वर है, यदि पूर्व पद प्रकृति स्वर है तो वह भी बहुव्रीहि, और यदि समासमतात है तो आप देखिए वहां पर तत्पुरुष भी अर्थात तत्पुरुष में भी कर्मधारी की स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार से स्थूल प्रसिद्धि जो शब्द है उस शब्द के आधार को मान करके दो प्रकार का जो समास की संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त हो रही है वो सही मायने में स्थूलाचाशो प्रसिद्धि अर्थात स्थूल काय, और जो ऐसे मोटे मोटे जो धब्बे होते हैं बिंदुओं वाली जो गाय है, और दूसरे अर्थ में इसको स्थूलानि प्रशन्ति यस्यासा बड़े बड़े बिंदुओं वाली, बड़े बड़े धब्बों वाली गाय है। तो आप देखिए दोनों अर्थों में, प्रथम अर्थ के अंदर आप देखिए गाय मोटी होनी चाहिए ऐसा भी बताया गया है, ऐसा भी हम उसका अर्थ निकालते हैं, अर्थ प्रयोग करते हैं। और दूसरे शब्दों में कैसे मान लो कि कैसे बड़ी इसको माना जाए तो उसमें भी इसको समझाना चाहा है कि उस गाय का जो भारीपन है अर्थात मोटापा जिसे कहते हैं, मोटापे से इसका कोई संबंध नहीं है। अतः दूसरे शब्दों में हम जब इस अर्थ को समझते हैं तो ये भी यहाँ इस रूप में भी इस अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं कि उन धब्बों के अंदर स्थूलता विकसित है। क्यों? कि वह गाय नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में हमारा जो श्रुति वचन है वो क्या होगा, वह कौन सा अभिष्ट है, इसलिए उस अर्थ अभिष्ट के रूप में बताया है कि यह तत्व स्वर के माध्यम से अगर कोई जान सकता है तो वैयाकरण भी जान सकता है। इसलिए व्याकरण के ऊपर अध्ययन करते समय हमें विशेष जोर देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे शब्द की जो अनुशासन है वो व्याकरण के माध्यम से ही सुव्यवस्थित रह सके।
पूर्व पद प्रकृति स्वर है वो तो भी होगा। और अगर मान लो यदि समास हो, समासांत हो उदात्त है, अगर समासांत के अंत में उदात्त है तो वहां पर उसमें कर्मधारय होगा। इसलिए क्या होगा कि उससे अर्थ निर्धारण में किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पैदा नहीं हो सकती। इसलिए हमें इस व्यवस्था को हृदयंगम करते हुए अपनाते हुए ही जहां जहां चाहे वो समास हो और चाहे वो अन्य प्रकार के अध्ययन की व्यवस्था हो, निश्चित रूप से वैयाकरणीय शब्दानुशासन का पूर्ण रूपेण ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा शास्त्र और हमारी व्यवस्था दोनों ही सुरक्षित रह सके। ये समझाते हुए महनीय ने हमें एक उपादेयता प्रदान की है। तो आज धन्यवाद।